हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 5 जो कि ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है दोस्तों। इसके जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारा क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके साथ ही जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं वो इस चैप्टर से दोस्तों वो सारा यहाँ पे टॉपिक को कवर किया गया, ठीक है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा जितने भी, जैसे इसमें आप यदि इस ऑब्जेक्टिव, और मैं इसके साथ ही बता दूं यहाँ पे चूंकि एग्जाम जल्दी आने वाला है इसलिए ये सारे को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ये सारे टॉपिक को मतलब क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको कम से कम टाइम में ये कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ और आप लोगों को बता दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का ऑलरेडी मैंने चैप्टर पे ये सारा का क्वेश्चन पिछले जैसे वीडियोस में बता रखा। आपने यदि अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। ये सब के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है। तो आज सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, आप लोगों से यहाँ पे बताना। जैसे बायोगैस ईंधन का कौन सा स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है गोबर गैस, ऑप्शन नंबर बी में कोयला, ऑप्शन नंबर सी में है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में है लकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों। क्योंकि आप लोग को पता होगा जो जैसे बायोगैस है वो गोबर से भी बनता है, कोयले से भी होता है और लकड़ी से भी होता है, बट यहाँ पे ये नाभिकीय जो ऊर्जा है ये बायोगैस पे आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें जो मुक्त ऊर्जा होता है वो 10 eV होता है या फिर 10 keV होता है दोस्तों। उसके साथ यहाँ पे 200 MeV, उसके साथ 1 MeV है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 200 MeV हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आज नेक्स्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी सही क्वेश्चन है, आप लोग के लिए आ सकता है एग्जाम, इसलिए मैंने उसको लिया, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 3 को, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत है, जिसे सूर्य तथा अन्य तारे की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है ये आप लोग को बताया। तो ऑप्शन नंबर है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी में नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन के कारण यहाँ पे जैसे सूर्य या फिर अन्य तारे का जो विशाल ऊर्जा हो स्रोत होते हैं उन सभी का, तो वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, जैसे कौन सा गैस है जिसके कारण यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है N2, ऑप्शन नंबर सी है NH3, ऑप्शन नंबर डी है O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, O मतलब ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO2 दोस्तों। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जैसे सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो होती है वो CO2 होता है, CO2 गैस के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 या 4 घंटे के में अंदर ताप का जैसे ताप कितना होता है, जैसे जो बॉक्सनुमा सौर कूलर होती है उसमें 3 से 4 घंटे में जो उसके अंदर होता है उसमें ताप कितना डिग्री तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी में है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा दोस्तों। जो बॉक्सनुमा सौर कुकर होता है उसमें 3 से 4 घंटे के अंदर उसका जो तापमान हो जाता है वो 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, जैसे ऊर्जा का जो सबसे अधिक और प्रत्यक्ष जो विशाल स्रोत है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सूर्य, ऑप्शन नंबर बी बिजली, ऑप्शन नंबर सी परमाणु बम, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बताया हो दोस्तों, बिजली भी ज्यादा जैसे इसका भी एक सीमित स्रोत है, ये भी चाहे तो खत्म हो सकता है कुछ टाइम में, कोयला भी वही है और परमाणु बम भी वही है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सूर्य दोस्तों ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब कह सकते हैं ये अभी बहुत दिनों तक है, कम से कम जैसे कह सकते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ऊर्जा का सबसे अधिक और सबसे प्रत्यक्ष, जैसे ये सबसे अधिक, ये सब के कंपेरिजन में जो सबसे अधिक है वो सूर्य सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य यहाँ पे ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है, जो नाभिकीय विखंडन होता है उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, किस छड़ की मदद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों एल्यूमिनियम का छड़, ऑप्शन नंबर बी में है कैडमियम का छड़, ऑप्शन नंबर सी में स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर डी में लोहे का छड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। यहाँ पे कैडमियम के छड़ के द्वारा यहाँ पे नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ये मैंने चैप्टर में आप लोग को अच्छे से बताया था इसके बारे में, तो आप चाहे तो चैप्टर वाला कंप्लीट वीडियो भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आया था, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जो जीवाश्म ईंधन होता है उसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है गोबर गैस, ऑप्शन नंबर बी में है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी में कोयला, ऑप्शन नंबर डी में है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जीवाश्म जो ईंधन होती है उसमें गोबर गैस भी आता है, लकड़ी भी आती है और कोयला भी आता है, ये सारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली डी इसका सही आंसर है। उसके साथ आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, जो पवनों का देश कहा जाता है वो कौन सा, इसमें पवन चक्कियां होती है जिससे कि मतलब हवा के द्वारा यहाँ पे काफी सारी बिजली बनाया जाता है, वो यहाँ पे पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी में है
फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बस तो ए हो जाएगा। यहाँ पे डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो पवन जनित्र से होता है, जो पवन विद्युत जनित्र, जो कि आप लोग को राजस्थान में मिल जाएगा, आपको इंडिया के राजस्थान में, भारत के। तो वहाँ पे आप लोग को ये कई जगह मतलब लगाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को इसका जो कम से कम कितनी, जैसे इसकी पवन चक्की की जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो कम से कम कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों, यहाँ पे 1500 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 150 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी में 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो स्पीड होना चाहिए दोस्तों, वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये पवन विद्युत जनित्र में जैसे इतना होना चाहिए, जैसे उसमें मिनिमम कम से कम, तो यहाँ पे विद्युत उत्पन्न होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आज तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। जो जैव गैस होता है वो एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये कितना मीथेन गैस पाई जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 58%, ऑप्शन नंबर बी में 75%, ऑप्शन सी में है 80%, ऑप्शन नंबर डी में है 50%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। यहाँ पे 75% जो जैव गैस होता है उस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% यहाँ पे जो है वो मीथेन गैस पाई जाती है, 75%। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आए तो क्वेश्चन नंबर 12 में। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, जैसे ये पूछा रहा हो, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी चूल्हा, ऑप्शन नंबर सी में बायोगैस, ऑप्शन नंबर डी में प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे ये प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा दोस्तों, और ना ही चूल्हा होगा, ना ही लकड़ी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बायोगैस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर, गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहता है? ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए में ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में ईंधन, ऑप्शन नंबर सी में शक्ति, ऑप्शन नंबर डी में बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को यहाँ पे ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो इसका राइट 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग से पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में ऊष्मीय स्रोत का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? जैसे प्राचीन काल में तो उस समय ऊष्मा के लिए सबसे जैसे सामान्य स्रोत क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में पवन, ऑप्शन नंबर बी में है बहता जल, ऑप्शन नंबर सी में लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी में घास। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। यहाँ पे लकड़ी, जैसे पहले तो ये सब पवन चक्की के द्वारा जो बिजली उत्पन्न किया जाता है या फिर ऊर्जा, वो पहले नहीं था। और ना ही जैसे यहाँ पे घास तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बहता हुआ जल ये भी तो अभी न्यू है, तो ये अभी पहले नहीं था। तो जैसे प्राचीन काल में मतलब पहले यहाँ पे लकड़ी के द्वारा ही ऊर्जा का या फिर कह सकते ऊष्मा का सबसे मेन स्रोत था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आणविकरण का जो ऊर्जा का जैसे स्रोत क्या है वो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में जीवाश्म ऊर्जा ईंधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 15 नंबर क्वेश्चन का। आज तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जैसे ये बांध है जिसमें कि यहाँ पे ये किस नदी के किनारे बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी में है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी में नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी में गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे सी हो जाएगा, नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पे ये सरदार सरोवर बांध बना हुआ है जिससे कि बिजली भी बनाया जाता है यहाँ पे शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में आया था एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए होगा जैव गैस, ऑप्शन नंबर बी में लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी में पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो एक उत्तम जो ईंधन है दोस्तों वो जैव गैस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को याद रख सकते हैं। ये सारे जिससे क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन पिछले कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, रिपीट भी किया है कई बार। और इसके साथ ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की काफी सारी संभावना है इन सभी क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, और जैसे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, ये जैसे अभी नेक्स्ट आने वाला वीडियोस में आप लोग को सारा जो चैप्टर है दोस्तों इन सभी का एक वन शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें कि 1 से 5 तक फिजिक्स का कंप्लीट चैप्टर का मतलब आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे वो सारा वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 18 में जो कि यहाँ पे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए में सौर कुकर, ऑप्शन नंबर बी में सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी में विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर डी में सौर ऊष्मक। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल हो जाएगा दोस्तों। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर सेल होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं तो वैकल्पिक स्रोत, अनविकिरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर डी में ये इनमें से कोई नहीं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था यहाँ पे अनविकिरणीय स्रोत के जैसे यहाँ पे उदाहरण है, तो यहाँ पे उस जैसे प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन को दिया गया था, तो भाई मतलब प्रश्न को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो दोस्तों, इसलिए आपको ये सब समझ के आपको आंसर देना है। ये नहीं कि आपको कैसे रट लेना है कि जैसे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत है तो अनविकिरणीय स्रोत है, तो इस तरह से नहीं रटना है, ठीक है। तो अनविकिरणीय स्रोत है तो उसमें भी अभी पिछले क्वेश्चन में आया था जिसमें जीवाश्म ईंधन राइट आंसर हुआ था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा कैसे है तो वो अनविकिरणीय स्रोत है, तो यहाँ पे बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज थे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों टिहरी बांध किस नदी पर है। तो ये चैप्टर से दोस्तों कई बार ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि पूछा जाता है आप लोग को बांध के बारे में कि ये बांध किस नदी पे है, तो इस तरह से आप लोग को ये सारे क्वेश्चन जैसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग को ये सारा याद कर लेना। और मैं एक वन शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा जिसमें कि आप लोग को बताऊंगा इसका ट्रिक भी कैसे याद कर सकते हैं इस सारे के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी में यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी में सतलज नदी, ऑप्शन नंबर डी में गंगा नदी। तो जो टिहरी बांध है दोस्तों वो गंगा नदी पे मतलब बना हुआ है, ठीक है, गंगा नदी पे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आए थे क्वेश्चन नंबर 21 की, और दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा जैसे विद्युत उत्पादन, जैसे भारत जितना भी उत्पादन करता है वो वर्ल्ड में जैसे किसी देशों में कौन से स्थान पे, ठीक है, वर्ल्ड में कितने स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे चौथा, ऑप्शन नंबर बी पांचवा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, भारत जो है पवन ऊर्जा द्वारा जो विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में ये 5वें स्थान पर, ठीक है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन को 22 यहाँ पे ओटेक विद्युत संयंत्र जिसे ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर में पृष्ठक जल पर ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। तो वो कितना डिग्री अंतर होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। जिससे 2 किलोमीटर तक यहाँ पे गहराई में अंतर एंड महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप का जो अंतर होता है वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ओटीसी विद्युत संयंत्र मतलब प्रचलित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में है 10 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी में 15 डिग्री सेल्सियस। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो विद्युत संयंत्र है वो यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन बम है दोस्तों वो किस अभिक्रिया पर यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे आधारित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो किस अभिक्रिया पे आधारित है ये आप लोग से पूछे, जो हाइड्रोजन बम है वो किस अभिक्रिया पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए में नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी में नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी में है इनमें से दो ये दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नाभिकीय जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित, जो राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों यहाँ पे ये जितने भी राज्य वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और किस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस सबको ऐड किया, ये सब एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इस बार से जैसे ये सब नहीं लेकिन इस टाइप का जैसे कई बार आए हैं तो जैसे इसमें कभी चेंज कर देगा ये, कभी जैसे बांध का नाम बदल देगा इस तरह से, बट ये सब क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को ऑप्शन नंबर 26 में आया था, और यहाँ पे कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आप लोग से पूछा है कलपक्कम जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, सॉरी यहाँ पे दो ऑप्शन तमिलनाडु आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों तमिलनाडु ही है। तो ए एंड सी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ बट नो प्रॉब्लम, जैसे ये दोनों राइट है। तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पे जैसे ये दोनों आप लोग का एग्जाम में एक ही आएगा, बट इस तरह से दोनों ने अगर ये दो इसी तरह से आते हैं कभी एग्जाम में, वैसे आता नहीं है लेकिन अगर आ जाए तो आपको ये जो सबसे पहला आएगा उसी को मानना चाहिए नंबर यहाँ पे, तो आप लोग को टिक करना, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखते हैं इस तरह का कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए
में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात में है। और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे दोस्तों। तो आप लोग को बता देते आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और पिछले वीडियोस नहीं देखा तो चैनल पर जाकर वीडियोस को भी देखिए। कंप्लीट चैप्टर देखना चाहते तो वो भी वीडियो अवेलेबल है। एंड वन शॉट इसका जो कर सकते हैं 5 चैप्टर मिला के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो भी जल्द आने वाला है, तो वो भी चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज लास्ट क्वेश्चन को, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। केगा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में, तो ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कर्नाटका में स्थित है जो केगा नाभिकीय संयंत्र, ठीक है। तो आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।